जय महाराष्ट्र। मी उमा शिंदे। राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत। सर्वप्रथम सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। नवीन वर्ष हे नवीन उत्साह आणि नवीन चैतन्य घेऊन येतं आणि त्याचबरोबर नवीन वर्षासाठी नवीन संकल्पही असतात आणि आपण ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नही करत असतो। आज आपण चर्चा करणार आहोत हे नवीन वर्ष कसं असेल आपल्यासाठी आणि काय घडामोडी घडतील या देशात नवीन वर्षात आणि जगाला हादरून टाकलेल्या कोरोना ओमायक्रॉन विषाणूबद्दल। आपल्यासोबत आहेत विश्वविख्यात पंडित राजकुमार शर्माजी। आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी नवीन वर्ष सुरू होणार आहे, त्यामुळे सर्वप्रथम महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या गणपती बाप्पाची आराधना करणार आहोत। तर सुरुवात करूया। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वर्णानां संघानां रसानां छन्दसमापि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हे गणपति बप्पा, सब कष्टों को दूर करो। आपके नाम मात्र से ही हम बोलते हैं सुख करता दुख हरता। लंबोदराय नमः, कष्टहरताय नमः, उमासुरता सुताय नमः। आप हमारे जीवन में सुख आरोग्य का प्रसार करें, यही 2022 की सबसे पहली आपसे प्रार्थना है। जी पंडित जी, तो आपका इस शो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज भी हम कुछ खास विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पंडित जी, देश में अब तक कोरोना की 2 वेव्स आ चुकी है, तो अब इसमें देश का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। अनेक लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। और अब साउथ अफ्रीका में पाया हुआ ओमाइक्रॉन वेरिएंट भी अब देश में आ चुका है, तो इससे अब फिर से थर्ड वेव आने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो आने वाले नए साल में क्या स्थिति बनी रहेगी पूरे देश में और पूरे जग भर में, तो आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम लोग हर चीज को पंचांग और ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों के माध्यम से हर प्रेडिक्शन को, हर भविष्यवाणी को आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले तो 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान आपके जीवन में सुख सुविधा आरोग्य, सबसे पहले तो आरोग्य की बात करूंगा। आप उमा जी, आपने बात की 2022-2023, यानी 2022 का जो नया साल है उसमें कोरोना और आरोग्य यानी इसका क्या परिस्थिति रहेगी। आप सबसे पहले ये जान ले कि हम 2019 की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग आज भी बोलते हैं कोविड 2019। अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी की है तो कोविड 2019 के संवत की बात करें तो वो संवत था विकार संवत। विकार जो है वो अपने आप में ही एक एक्सप्लेनेशन देता है कि विकार का मतलब क्या होता है। विकार का मतलब होता है इलनेस, विकार हो जाना, बीमारी पैदा होना, वायरस पैदा होना। यानी विकार 2019-2020 का संवत था। 2020 और 2021 में पलावा संवत था। जब हम पलावा संवत की बात करते हैं तो फियरफुलनेस, डर, भय, हर आदमी डरा हुआ है। बिजनेस व्यापार खत्म हो चुके हैं। आदमी आगे आने वाले दिनों की लाइट ढूंढ रहा है, अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। डिफिकल्ट टाइम को हम लोग पलावा बोलते हैं। डिफिकल्ट टाइम की और इसी की वजह से 2020 और 2021 में पलावा संवत आया। 60 संवत हम हिंदू पंचांग में माने जाते हैं। तो अब आज की अगर हम बात करें कि 2022 और 2023 में इस तरह का कोई संबंध तो नहीं है जिसमें इलनेस है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, हर तरफ से दुनिया को त्राही त्राही करने की बात है। यहां दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू नववर्ष जो है वो अप्रैल से शुरू होता है।
मगर हम 2022 पाश्चात्य नववर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को ये बरस खत्म होता है, क्योंकि पाश्चात्य तरीके से हम लोग आज तक चल रहे हैं। मगर हिंदू नववर्ष जो है वो जो संवत होगा वो शुभकृत संवत होगा। शुभकृत संवत का मतलब होता है कि जो शुभ समाचार लेकर आएगा। शुभकृत संवत का मतलब होता है कि जो हर तरफ से अच्छी खबरें लेकर आएगा। तो अप्रैल से ये संवत शुरू होता है। मगर 2022 की अगर हम बात करें तो आपने ओमिक्रॉन की बात करी है, तो डेफिनेटली तीसरी वेव डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, जो कि अफ्रीकन कंट्री में तबाही मचा रही है, यूरोप में तबाही मचा चुकी है, यूके बंद हो गया है, एम्स्टरडम, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे यहाँ पर लॉकडाउन हो गया है और कनाडा में भी लॉकडाउन हो गया है। तो कहीं ना कहीं संवत अभी भी जो है वो प्लावा है। प्लावा संवत में डिफिकल्टी एंड फियरफुलनेस। अब देखेंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो कब तक रहेगा। कुंडली के पंचांग के ग्रहों के सेलेस्टियल प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनेटली यह जो सिचुएशन है ये आपको 22 मार्च तक भयभीत करने वाली है। जैसे जैसे हम अपने संवत प्लावा संवत शुभकृत संवत की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। कोरोना का ये वेरिएंट जो है डेफिनेटली इसका भारत के ऊपर या विश्व के ऊपर जो असर हुआ है उसके ऊपर भी मैंने पूरी तरह से स्टडी करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये वेरिएंट जो है इसमें मृत्यु की जो दर है बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि भारत में भी ओमिक्रॉन के काफ़ी पेशेंट्स आ गए हैं और विदेशों में भी, अगर यूके में 1 लाख पेशेंट है से उनमें 78,000 पेशेंट जो है रिकवर कर चुके हैं। और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से, कुछ टेलीविज़न के माध्यम से हमने ये देखा है कि डॉक्टरों का कहना है कि ये वेरिएंट जो है ये पैरासीटामोल और डिस्प्रिन से भी, अगर आप घर में अपने क्वारंटाइन करके, होम क्वारंटाइन करके भाप लेते हो, श्वास क्रियाएं करते हो, तो आपको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है मृत्यु की तरफ नहीं लेकर जाएगा। हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर्स है, हार्ट अटैक हुए हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हैं, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 23 मार्च तक डेफिनेटली ये लहर जो है भारत में भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जनवरी में और 12 फरवरी तक इस लहर को आप भारत में भी आते हुए देख सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे पहली लहर में लाखों लोग मर गए, इंडिया में भी, विदेशों में भी, यानी कब्रिस्तान में लाशें जो हैं उनको दबाने के लिए और जलाने के लिए लाइनें लगी होती थी। ऑक्सीजन की तकलीफ हुई दूसरी लहर में, क्योंकि वो इलनेस और विकार और पलावा संवत में फियरफुलनेस, इलनेस, रोग जो है वो सामने नजर आ रहा था। अब शुभकृत में शुभकृत कौन है? हमारे गणपति बप्पा हैं। हमने आज उनके मंत्र से 2022 की शुरुआत की है, इसलिए उनको शुभकर्ता बोला जाता है। ये उनका संवत है। कोई भी नया कार्य करना होता है तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, बोलते हैं पहले सिद्धि विनायक जाकर गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, सिद्धि विनायक का सिंदूर लेकर अपनी गाड़ी को टीका लगाते हैं, वाइफ बच्चों को लेकर शुभ मंगल के लिए, क्योंकि मंगल मूर्ति मौर्य है। इसलिए शुभकृत संवत शुरू होगा। उसमें जैसे हमने बोला कि शनि जो है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो पेन पेंसिल लेकर रिकॉर्ड करके रखिए इस शो को। शनि जो है वो अप्रैल में कुंभ राशि में चला जाएगा और 12 अप्रैल को गुरुदेव जो हैं वो मीन राशि में चले जाएंगे। अब शनि की कुंभ राशि में गुरु बैठे हुए हैं, मीन राशि में जाने के बाद वो स्वग्रही हो जाते हैं। मीन और धनुष गुरु का अपना घर है, इसलिए जब गुरु अपने घर में प्रवेश करेंगे तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं दुख का नाश होगा, सुख का आगमन होगा, क्योंकि शुभकृत जो संवत है और गुरु की शुरुआत है
उसमें गुरु को कहते हैं गु अनि रू, अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाने वाला। डेफिनेटली जो 2.5 से 3 सालों में अंधकार मचा हुआ था उमा जी, वो खत्म होने की कगार पर आएगा। तब भी अप्रैल से अगस्त तक आप लोगों को सावधान रहना है। अब भी मैं आपसे विनती करूंगा कि 2022 में सेलिब्रेशन करना है तो अपने घर में करें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और प्रभु की आराधना करें। कहते हैं दुआ में बहुत ताकत होती है, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना से पॉजिटिविटी का निर्माण होता है, सकारात्मकता का निर्माण होता है। और जब सकारात्मकता का निर्माण होता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में, आपके लोगों में सकारात्मकता फैलती है। इसलिए कोरोना की पोजीशन जो है अगस्त तक कहीं ना कहीं सता सकती है, मगर शुभ समाचार भी मिलते आएंगे आपको। दवाई से ठीक होगा, इंजेक्शन से ठीक होगा, वैक्सीन की कहीं ना कहीं जो पहुंच है वो सब तक जाएगी। इसलिए 2022 में कोरोना धीरे धीरे 80 to 90% वैनिश हो सकता है। बिलकुल पंडितजी, आणखी प्रश्नांची उत्तर आपण जाणून घेणारच आहोत, परंतु तुर्तास घेऊया राजमंत्रमध्ये एक छोटीशी विश्रांती। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र। विश्रांतीनंतर राजमंत्रमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। आता वळूयात पुढील प्रश्नाकडे। पंडित जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नया साल शुरू होने जा रहा है। अभी हमने जाना कि ओमाइक्रॉन की स्थिति 2022 में कैसी बनी रहेगी, तो आने वाला साल, नया साल महाराष्ट्र और भारत देश के लिए कैसा होगा, कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे चैनल का नाम ही जय महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में और भारत के बारे में बात करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का पुनर्जन्म 11/5/1960 में हुआ। यहाँ पे गुजरात से कटकर, गोवा से कटकर महाराष्ट्र एक अपने आप में प्रांत बन गया। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 1960 मिथुन राशि मेष लग्न, मिथुन राशि मेष लग्न की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के बारे में एक बात पक्की है कि महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास आघाड़ी 1/5/1960 महाराष्ट्र, आपने देखा होगा कि लेबर डे भी होता है उस दिन, महाराष्ट्र डे भी होता है। तो महाराष्ट्र की अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मिथुन राशि मेष लग्न और इस वक्त केतु की महादशा चल रही है। तो 11/9/2019 से 11/9/2026 तक केतु की महादशा आपको अभी इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में लगी हुई है। एक बात पक्की है, राहु केतु, केतु और राहु अप्रैल में बदल रहे हैं, शनि बदल रहे हैं और साथ में गुरु बदल रहे हैं। तो 4 ग्रहों की अल्टा पलटी जो हो रही है, राहु और केतु मेष और तुला में चले जाएंगे, गुरु स्वग्रही हो जाएगा और उसके साथ में शनि जो है वो कुंभ राशि में चला जाएगा। इसलिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 3-4 महीनों में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आपको राजनीतिक उथल पुथल होती हुई दिखाई देगी। और महाराष्ट्र में अगले साल बीएमसी इलेक्शन है, कौन जीतेगा ये भी एक बड़ा असमंजस होगा। कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा बीजेपी जीतेगी, कहीं ना कहीं लगेगा कांग्रेस जीतेगी, कहीं ना कहीं शिवसेना जीतेगी। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है, इस वक्त जो महाविकास आघाड़ी जो है, इनकी कुंडली का भी जब हम अध्ययन करते हैं, आदरणीय शरद पवार साहब की कुंडली का और उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्च, अप्रैल, मई जो है इस सरकार के लिए बहुत उथल पुथल भरे रहेंगे। कोई ना कोई संकट जो है इस सरकार के ऊपर आ सकता है। और महाराष्ट्र के दिग्गज श्री उद्धव जी हैं और साथ में पवार साहब हैं। जी पंडित जी, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और जो अब यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी,
उनकी कुंडली आपको क्या बता रही है? आने वाला अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, तो फिर उनके लिए कैसे रहेगा अगले साल? देखिए, हमने पहले ही बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो वृश्चिक राशि है उनकी, और बहुत से लोग वृश्चिक लगन भी बोलते हैं, मगर मेरी जानकारी के हिसाब से सिंह लगन पड़ता है। और इस वक्त उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, इसलिए भारत को एक विश्व गुरु बनाने में नरेंद्र मोदी सफल होंगे। आप राम मंदिर की बात कर लें, काशी कॉरिडोर की बात कर लें, 370 की बात कर लें, कहीं ना कहीं अगले साल भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार आदरणीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं भारत को आगे लेकर जाने में, और यहाँ पर हिंदुत्व की बात करना बहुत जरूरी है। 2000 क्योंकि शुभकर्ता संवत में हिंदुत्व का उदय होगा। पूरे विश्व में लोग हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं, हिंदू रिवाजों को मानेंगे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका झंडा जो है भारत का झंडा, क्योंकि भारत की कुंडली 15/8/1947 से हम जब देखते हैं तो भारत के लिए एक नई दिशा, नया उरूज, नया उदय काल आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो हैं पुनर्स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, जो हमने प्रेडिक्शन कर दिया। योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पर आज अगले साल के पूरे साल की कुंडली में ये बोलता हूँ, योगी आदित्यनाथ को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई शत्रु प्रहार कर सकते हैं, मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं भारत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उनको पूरी की पूरी सफलता जो है मिलती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, और जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापित हुई है, तब से आज तक उनका जो कार्यकाल देखेंगे, तो आने वाला नया साल 2022 उनके लिए कैसा होगा? देखिए, जहाँ तक उद्धव जी की कुंडली का प्रश्न है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जिस तरह उन्होंने पिछले 1.5 सालों में महाराष्ट्र में काम किया है, वो बहुत सराहनीय है। आई विल सैल्यूट हिम। जिस तरह उन्होंने हर तरफ से, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो महिला विकास हो, हर तरफ से उन्होंने महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के हित के लिए काम किया है। इसलिए बाला साहब के ये सपुत्र जो हैं, उन्होंने सीएम होने का और बाला साहब के सपुत्र होने का और शिवसेना प्रमुख होने का दायित्व जिस तरह से निभाया है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। पर आज हम बात करते हैं 2022 की। 27/7/1960 सिंह राशि उद्धव जी की है, और इस वक्त उनकी गुरु की महादशा चल रही है। और जिस वक्त इलेक्शन हुए, कौन सरकार बनाएगा, राजमंत्र के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, अगर महाविकास आघाड़ी जैसा कोई संगठन बनता है, तो इन दोनों में से एक व्यक्ति डेफिनेटली मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आते हैं। इस वक्त उनकी कुंडली में राहु में शनि चल रहा है, राहु में बुध चल रहा है, गुरु में बुध चल रहा है, गुरु में बुध, नॉट राहु, सॉरी, गुरु में बुध चल रहा है 17/7/2023 तक। आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले वो बीमार हुए और हॉस्पिटलाइज्ड हुए। एक ही विनती मैं करूंगा कि उनको, क्योंकि गुरु और बुध जो हैं ये एक दूसरे के शत्रु हैं, मित्र नहीं हैं, उनको गुरु बुध के विष योग का कष्ट निवारण पूजा करवानी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं नवग्रह उनके जीवन में सुख और सुविधा और आरोग्य प्रदान करेंगे। पर डेफिनेटली उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, वो सदैव महाराष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करते रहेंगे। ये गुरु और बुध की कुंडली जो इस वक्त युति उनकी कुंडली में बनी है, उसके लिए मैं उनको उनकी हेल्थ के लिए आगाह करूंगा। अभी भी कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। उसी दूसरी तरफ शरद पवार साहब की जब हम बात करते हैं, तो उनकी कुंडली में भी सेहत को लेकर कई आगे आने वाले दिनों में कोई ना कोई नुकसान उनकी सेहत को होता हुआ दिखाई देगा। जी जी पंडित जी,
तो 2022 शुरू होने वाला है और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की स्थिति इकोनॉमिकली कैसी बनी रहेगी और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे भारत की देश भर में मतलब इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी बनी रहेगी आने वाले साल में। देखिए, महाराष्ट्र और भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई 2019 के कोविड में। उमा जी, आपने भी देखा, पूरे विश्व ने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। जीडीपी रेशो भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका हो, लंदन हो, जर्मनी हो, जापान हो, सबके जीडीपी रेट जो हैं जिस तरह से उनमें घिसरन हुई है वो सारी दुनिया ने देखी है। मगर हम 2022 के ग्राहों को लेकर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में अडानी एंड अंबानी, आपने देखा होगा, जब महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, इसलिए महाराष्ट्र में तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बैठी है। पूरे भारत को कंट्रोल करने में रीढ़ की हड्डी महाराष्ट्र और मुंबई है, इसलिए महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। और यहां तक हमारे जीडीपी की बात करें, महंगाई दर जरूर बढ़ेगी, मगर उसके साथ में एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, धड़ल्ले से इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिकवाली इसलिए आई बीएसई में क्योंकि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो क्रिसमस की छुट्टियों में माल बेचकर निकल जाते हैं और 15 जनवरी से वापस बाउंस बैक आना शुरू हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 57-58,000 यानी 58,000 के करीब करीब चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में 31 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह पिछले 1.5 सालों में भागा है वैसे नहीं भागेगा। कुछ स्क्रिप्ट्स को लेकर डेफिनेटली आप दाव लगा सकते हैं। 65,000 से 66,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जा सकता है, मगर घिसरन भी के लिए भी तैयार रहिए। 52,000, 50,000 नीचे का स्तर है। एनएससी की बात करें तो एनएससी इस वक्त 17,250 के करीब करीब चल रहा है। ये 18,500 और 18,800 ये साल भर के लेवल्स बता रहा हूं आपको, वहां तक जा सकता है। नीचे का स्तर जो है वो डेफिनेटली 16,600 के करीब करीब एनएससी निफ्टी का दिखाई देता है। मार्केट में कुछ शेयरों को लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, आपके जीवन में आप सुखी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मार्केट में उथल पुथल रहेगी, मगर सोने के भाव अगले साल 60,000 रुपए तोला हो सकते हैं। चांदी 70,000 से 72,000 रुपए किलो हो सकती है। तेल की बात करें तो तेल 5,400 रुपए पर बैरल चल रहा है, ये 6,500 हो सकता है। महंगाई दर बेशक बढ़ेगी, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ होगी, भारत में लोग इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया विल बी द मोस्ट एडोरेबल प्लेटफॉर्म फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने देखा कि आने वाले साल में मतलब इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी बने रहेगी। पंडित जी चलते हैं अगले सवाल की ओर। नया साल आने वाला है तो इसमें महाराष्ट्र या फिर भारत देश में कोई आपत्ति या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ओमाइक्रॉन और कोरोना वेरिएंट के अलावा। देखिए, ओमाइक्रॉन की तो हमने पहले ही भविष्यवाणी कर ली, कोरोना की बात करी। कोरोना धीरे धीरे 23-24 में आपको एक सपना नज़र आ सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत बीमारियां इससे जो पैदा हुई हैं, लोग उससे जूझते रहेंगे, मगर आपत्ति की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही राहु और केतु मेष और तुला में जाएंगे, गुरु मीन में जाएंगे, शनि कुंभ में जाएंगे, इंडिया विल बी सराउंडेड बाय मैनी एनिमीज, बहुत से शत्रुओं से घिरता हुआ नजर आएगा। कोरोना से पीछा छूटेगा तो डेफिनेटली बॉर्डर्स के ऊपर कोई ना कोई छिटपुट घटनाएं वापिस होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारे ऊपर नज़र गाड़ कर बैठे हुए हैं। डेफिनेटली हर साल की तरह मैं भारत के लिए, अपने देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए नज़र दोष पूजा करूँगा। डेफिनेटली आपत्ति अगर आ सकती है तो युद्ध जैसा छोटा सा वातावरण बन सकता है,
और अप्रैल से लेकर अगले अप्रैल तक कहीं ना कहीं साउथ सी में, यानी चाइना थाईलैंड के अंदर और फिलिस्तीन और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से छोटे मोटे आपत्ति यानी छोटी मोटे जो युद्ध के वातावरण दिखाई, आपको लगेगा कि विश्व युद्ध हो सकता है, पर विश्व युद्ध के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से डर पैदा हो गया है। मगर चाइना एक ऐसा देश है जो सुपर पावर बन चुका है। अगर आप बोलो अमेरिका सुपर पावर है, तो इवन डाटा भी बोल रहा है कि चाइना है जो अमेरिका और रशिया को क्रॉस कर चुका है। मगर सैनिक ताकत जो है आज भी रशिया और अमेरिका की चाइना से बड़ी है, इसलिए युद्ध में चाइना को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ सकती है। मगर भारत और भारतीय एजेंसीज को चाइना से और पाकिस्तान से डर के रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। डर के इन द सेंस ये नहीं कि डर जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने तो जिस तरह के आक्रमण कर दिए उसके लिए तो उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में इनसे सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। आज हम चाइना की हर चीज़ यूज़ करते हैं। इस स्टूडियो में ही कम से कम 50% चाइना की चीज़ें होंगी। पूरे विश्व को जीतने के लिए कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन इट, आई डोंट नो, बट कहते हैं कि चाइना ने ये वेरिएंट, चाइना ने ये वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया। आज जितनी भी आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें चाइना अपना 60% वर्चस्व बना के बैठा है। कराची में कम से कम 13 चाइनीज़ ऐसी कॉलोनीज़ है कि आगे आने वाले 2028 से पहले पहले कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हम कह चुके हैं कि उसके 3 टुकड़े हो सकते हैं। कराची फ्री पोर्ट हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में कुछ हिस्सा पंजाब का जो है वो इंडिया में मिल सकता है, और पश्तून और जो कोहाट के इलाके हैं, पेशावर के इलाके हैं, वो अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए हर तरह से समाचार शुभ हैं, मगर शत्रु से हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे आर्मी जनरल साहब महाराष्ट्र से हैं और वो हमेशा सजग रहते हैं, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री शत्रु को पैनी नज़र से शेर की दृष्टी से देखते हैं। जी बिलकुल पंडित जी, राजमंत्रमध्ये आपण अनेक प्रश्नांचा भविष्यवेध घेणारच आहोत। तत्पूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र। विश्रांतीनंतर राजमंत्रमध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। वळूया पुढील प्रश्नाकडे। तो पंडित जी चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो मैं जानना चाहूंगी और पूरा देश जानना चाहता है मौसम के बारे में। दुनिया भर में मौसम कैसा बना रहेगा? हम अभी अगर देखेंगे तो मतलब बेमौसम बरसात होती जा रही है, कहीं भी बारिश गिर रही है और टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आने वाला साल में मौसम कैसा बना रहेगा? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं यह जो इस साल की जो बरसात होगी वो भारत के लिए बहुत शुभ होगी। मगर पॉल्यूशन जिस तरह से पूरे विश्व में बढ़ रहा है, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता है। कल के न्यूज़पेपर्स में यहाँ तक कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई में कुछ ऐसे इलाके हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन का दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और कोई ना कोई समस्या जो है लोगों को आती है। उसमें श्वास लेने की समस्या है, स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। आज अगर हम पूरे 2022 की बात करें, जो बारिश आपने बोली, डेफिनेटली वो बिन मौसम बरसात थी। आने वाले साल में भी कुछ जगहों के ऊपर तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। यहाँ तक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पे सुनामी आने का भी खतरा हमको दिख रहा है। और आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में भी कुछ तटीय इलाके ऐसे होंगे, यहाँ पे समुद्र जो है उफान मार सकता है। 2 या 3 ऐसे तूफान आ सकते हैं जो कि
भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए तटीय इलाकों पर जो लोग रहते हैं उनको आगे आने वाले 2022 में सतर्क रहना पड़ेगा। और भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा लगी हुई है। इसलिए विदेशों से हमको चाइना को और पाकिस्तान को छोड़कर पूरे विश्व से भारत को कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, चाहे फाइनेंस हो चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जी पंडित जी, बिल्कुल। तो पंडित जी, हमने देखा कि पूरी दुनिया भर में अब ओमाइक्रॉन का संकट गहरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबको इंतजार है कि कोई ना कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिलेगी। तो आने वाले साल में ऐसी कौन सी अच्छी घटनाएं भी होने जा रही है? आपकी भविष्यवाणी इसके बारे में क्या बताएगी? देखिए, अच्छी घटनाएं तो ये है कि 22 मार्च के बाद आप देखेंगे कि ओमिक्रॉन की जो तादाद है या कोरोना की तादाद है वापस कम होती हुई दिखाई देगी। आगे आने वाले दिनों में भारत से जिस तरह पहले फ्लाइंग होती थी, एविएशन पूरी दुनिया में हमारे प्लेन जाते थे, अभी ओनली 50% प्लेन उड़ते हैं, वो भी वापस कम होने शुरू हो गए। तो डेफिनेटली एक ये सुंदर खबर ज़रूर होगी कि दिसंबर तक वापस जो हैं उड़ानें वापस अपने अपने गंतव्य के ऊपर जाना शुरू कर देंगी, लोगों को ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी जो कि रुकी हुई है। भारत एक नए आयाम पैदा करेगा जिससे ये होगा कि पूरा विश्व जो है भारत का लोहा मानेगा। ये एक बहुत सुंदर खबर है। और कृषि क्षेत्र में जिस तरह हमारे किसान भाइयों की अगर आप बात करें, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। कृषि क्षेत्र में जिस तरह की प्रगति मुझे दिखाई देती है वो डेफिनेटली आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक नया मोड़ लेगी। पूरे विश्व में कृषि जो है, भारत का कृषि प्रसन्न होगा, भारत का किसान जो है वो सुखी होगा। और महाराष्ट्र में जिस तरह पहले लोग बलि राजा बोलते थे और किसान अपने आप को फांसी लगाता था, वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। और महिलाओं के ऊपर जो अपराध थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा होगा मोदी जी का एक सपना है, महिलाओं के ऊपर जो अपराध थे उनमें बहुत बड़ी कमी आते हुई दिखाई देती। कम से कम 60 से 70% महिलाओं के ऊपर जिस तरह के समस्याएं आती थी वो कम होती हुई दिखाई देती हैं। बाल विकास और महिला विकास अगले साल के लिए बहुत ही सुंदर होगा, इतना बात ध्यान रखिए। डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में महिलाओं का उदय होगा। और हमारे देश में एक और बात, हमारे देश की जो फिल्में हैं जो बंद हुई थी वो भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करेंगी। जी पंडित जी, और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले साल में भारत की दुनिया के मुकाबले स्पोर्ट्स की सिचुएशन कैसी बनी रहेगी? अगर हमने देखा कि इस साल में और इसके पीछे भी, मतलब इसके पहले भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में हमने अब ऊपर, मतलब ज्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है, तो आने वाला साल में स्पोर्ट्स की सिचुएशन दुनिया भर में कैसी बनी रहेगी? देखिए, स्पोर्ट्स जो है मंगल के साथ में कनेक्टेड है। डेफिनेटली पिछले 5 से 6 सालों में स्पोर्ट्समैन उभरे हैं, ओलंपिक में हमारे पदक उभरे हैं। और क्रिकेट ने डेफिनेटली पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमारे जो क्रिकेट पट्टू हैं, कोहली हैं, जो वो भी विवादों में घिरे रहे, कोई ना कोई समस्या उनके ऊपर आई। रोहित शर्मा जो हैं इस वक्त कैप्टन बन चुके हैं। क्रिकेट में भारत वापस अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। 25 मार्च से लेकर 25 मार्च 2023 तक हो सकता है जो विश्व कप होंगे उसमें भारत जो है वापस अपना कीर्तिमान स्थापित करे। अन्य खेलों में जैसे आपने देखा जुबलिएंट थ्रो है, नेज़ा फेंका, हमारे एक बच्चे ने वो कहीं ना कहीं पदक लेकर आया। और कुश्ती है, कबड्डी है। स्पोर्ट्स की दृष्टि से भारत में आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पदकों की जो गिनती है वो चौथे या 5वें नंबर पे आ जाएगी, जो इस वक्त 8 से 10 नंबर के भी कभी कभी नीचे चली जाती है। एथलीट्स भारत का जो है वो और बढ़ेगा। हरियाणा में आपने देखा कि कबड्डी और कुश्ती के ऊपर बहुत सी बच्चियां जो हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से लड़के जो हैं, उन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पदक भी जीते हैं। तो स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं भारत को पूरे विश्व में प्रसिद्धि और प्रगति मिलती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले साल में आप जनता को मतलब क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि अपने इष्ट देव की प्रार्थना जरूर करें। बहुत सुंदर सवाल किया आपने। 2022 शुभकर्ता संवत होगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ताज्जुद की नमाज ज़रूर करें और अल्लाह से यही दुआ करें कि जिस तरह पूरे विश्व में हाहाकार त्राही मची हुई है वो ख़त्म हो, क्योंकि रब सबका है। आप देखेंगे तो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे आलमीन, यानी रब सबका है। अगर मुसलमानों का होता तो यह लिखा होता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे मुसलमीन। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अपने पड़ोसियों की, जो लोग बीमार हैं उनकी तंदुरुस्ती की दुआ करें। इसी तरह हिंदू भाई जो हैं उनको भी आरोग्य के लिए शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। इसी तरह ईसाई भाई जो हैं उनको भी चर्च में जाकर 2022 के लिए आप पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सिख भाइयों से भी अनुरोध है कि वो गुरुद्वारा साहब में जाकर प्रार्थना करें। हर धर्म के व्यक्ति को पॉजिटिविटी, सकारात्मकता स्प्रेड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सकारात्मकता अगर आप स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे तो पूरे विश्व में, क्योंकि हम तो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं ना, हम अपने पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। इसलिए हमारी परंपरा ही ऐसी है कि हम पूरे विश्व के लिए शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, इस मंत्र के अर्थ से हम पूरे विश्व को दृष्टि देते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे, आरोग्य रहे। तो इसलिए हमारे सारे धर्म यही सिखाते हैं। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि हाहाकार हो, बम विस्फोट हो, मारा मारी हो। हर धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है। इसलिए आप हो सके तो बुद्धिज़्म के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ तक स्वार्थ की बात है, लोगों के पैसे लॉकर्स में पड़े रह गए, एफडीज पड़ी की पड़ी रह गई, फैमिलीज़ कोरोना के ग्रसित हो गई, फैमिलीज़ पूरे के पूरे देशों के झुंड जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक लाएं। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1 घंटा अपनी हेल्थ को जरूर दें। योगा करें, प्राणायाम करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। बच्चों को भी ये सिखाएं कि दुआ में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना करने से जीवन में सुख, सुविधा और मन की शांति रहती है। जिस तरह मन कुंठित हो गया है पिछले 2 सालों में, हर व्यक्ति यही सोचता है कि अब क्या होगा। खाने की प्रॉब्लम हो गई लोगों को, घर लोगों को बेचने पड़ गए, इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो बैंकों ने अपने घर ले लिए। इसलिए यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हर व्यक्ति आरोग्यवान हो, धनवान हो, सुख और समृद्धि को प्राप्त हो। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में, अपने घर में प्रसन्न रहें। राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए यही प्रार्थना है। तर आपण राजमंत्रमध्ये येणाऱ्या वर्षाचा आढावा घेतलाच आहे। तर राजमंत्रमध्ये पंडितजी तुम्ही सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। राजमंत्रमध्ये इथेच थांबूया। ताज्या अपडेटसाठी पाहत रहा जय महाराष्ट्र।